Hello, my dear friends. Myself, Salim Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो से लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो मोस्ट वैल्यूएबल पेपर है उसके बारे में, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और इस पेपर को कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये पेपर हमारे जिम्मे लाट हुआ है। और इसके जितने भी यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उन सभी यूनिट को हम कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहीं से भी आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़िएगा। ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें लिखी जाती हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे सेव कर सकते हैं। और भी चीजें जो स्टडी मटेरियल है उसे कहीं न कहीं हम आपको पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। निश्चित रूप से अभी तक जो टॉपिक्स हम लोगों ने देखा, लैंग्वेज के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन को देखा, कैरेक्टरिस्टिक को देखा, कितने प्रकार के उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज को देखा, उसके बारे में डिस्कशन किया। हम लोगों ने नेचर के बारे में डिस्कशन किया कि लैंग्वेज का नेचर कैसा होता है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही हम लोगों ने उसको डिफाइन किया। हम लोगों ने अभी तक रोल ऑफ लैंग्वेज देखा कि एक भाषा की क्या भूमिका होती है हमारे करिकुलम में, किस प्रकार से हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमने किस लैंग्वेज का चयन किया या किसको हमने सेलेक्ट किया है अपने करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए। तो उन सभी पार्ट्स को या उन टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लगातार डिस्कशन करते चले आ रहे हैं। लेक्चर के थ्रू हम आपको चीजें बता रहे हैं, कुछ ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट्स के थ्रू आपको बता रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में लैंग्वेज के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 5 प्रकार के फंक्शंस को डिफाइन किया था। कई ऐसे लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, भाषाविद हैं, जिन्होंने 7 प्रकार, 8 प्रकार भी, टाइप्स ऑफ 8, टाइप्स ऑफ 10 पॉइंट्स में भी डिफाइन किया है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को। बट हमने मोस्टली जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स लगा हमें, उसको हमने डिफाइन किया, डिस्कस किया पिछले वीडियोज में। आप उसे जाकर के वहां देख सकते हैं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट जब समाप्त हो जाएगी, जितने भी वीडियो कवर करेंगे, उसके बाद हम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेरी जितने भी आपके होंगे, उन सभी पर एक रिवाइज वीडियो हम कंप्लीट करेंगे अपने पूरे यूनिट को कवर करते हुए। जितने भी टॉपिक हैं उसमें जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो चीज कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। 1 या 2 वीडियोस में जो भी वो टॉपिक्स कवर होंगे, हम उस पर पूरे यूनिट को एक बार रिवाइज के रूप में सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे समरी रूप में। बट अभी हम लोग जो है धीरे धीरे अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में हमने देखा इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, हेलो हाय के रूप में हम लोगों ने फैटिक को देखा। ठीक है, तो जो 5 प्रकार के हम लोगों ने देखा था कि इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव एंड एस्थेटिक, और कहीं ना कहीं फैटिक के रूप में जो हम लोगों ने लैंग्वेज को डिवाइड किया, लैंग्वेज के फंक्शंस को डिवाइड किया, और उन टॉपिक्स के अंतर्गत हमने अपने लैंग्वेज फंक्शंस को क्लियर करने का प्रयास किया कि कैसे इंफॉर्मेटिव होती है हमारी भाषा या हमारी लैंग्वेज, किसको हम इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं, किसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि वन वे जब होता है, जब हमारा कम्युनिकेशन वन वे होता है तो हम उसे इंफॉर्मेटिव मानते हैं, और जब कहीं न कहीं किसी चीज पे हम लोग अपने आइडियाज को, कहीं न कहीं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के रूप में देखा। और डायरेक्टिव लैंग्वेज के रूप में हम लोगों ने देखा कि जहां पर केवल ऑर्डर और कमांड जैसी बातें आती हैं,
कि वहां पर आप कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल एक लिया था मेजर का, कि मेजर अपने बटालियन को ऑर्डर देता है कि मार्च पास्ट ऑन, तो बटालियन मार्च करना शुरू कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार से किसी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को अगर कोई बात बोलते हैं या कहते हैं तो कहीं कहीं स्टूडेंट्स भी उसको एक ओबे के रूप में लेता है, आज्ञा के रूप में लेता है और उनकी बातों को एज इट मानने का प्रयास करता है। एस्थेटिक में भी कहीं कहीं हम लोगों ने देखा कि कहीं सौंदर्य बोध जैसी बातों का अगर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करना है, तो उस पे हम लोगों ने जो देखा कि भाषा हमारी किस रूप में काम करती है। फैटिक रूप में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हेलो हाय के रूप में काम करती है। जैसे कभी हमें क्या किसी व्यक्ति से मिल गए तो हम लोगों ने पूछा हेलो हाय, हाउ आर यू, तो वो एक आपको आंसर देगा आई एम फाइन। तो जो ये टॉकिंग कन्वर्सेशन के रूप में लैंग्वेज होती है, निश्चित रूप से वो एक फैटिक लैंग्वेज के रूप में हम देखें। तो पिछले वीडियोज में इन सभी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है और आप उसको जाकर के वहां चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कहीं न कहीं जो अगला हमारा टॉपिक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में स्कोप ऑफ लैंग्वेज। स्कोप ऑफ लैंग्वेज निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी वो लैंग्वेज हो, किसी भी कोई सब्जेक्ट हो, किसी प्रकार का अन्य कोई टॉपिक हो या टाइप्स है, थिंग्स है, तो निश्चित रूप से अगर उसका हम स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्टडी इस चीज की कर रहे हैं या इसको हम यूज कर रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है। अमूमन आप लोगों से सिंपली जनरल एक क्वेश्चन होता है कि अगर आप कोई कोर्स वर्क करने जाते हैं, किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि इस प्रोग्राम या इस कोर्स वर्क का जो है आगे फ्यूचर में क्या लायबिलिटी है या आगे फ्यूचर में कहां तक इसका स्कोप है। किसी भी चीज को आप देखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि आप समाज में जाते हैं, कोई भी चीज और ये स्कोप जो डिफाइन होता है कहीं कहीं उसकी यूटिलिटी पे, उसके यूजेस पे, उसके जो है रिक्वायरमेंट पे, इन सब चीजों पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे हम कुछ बातों को देख सकते हैं कि यूटिलिटी, रिक्वायरमेंट, यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट पे हम चीजों को देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम करने जाते हैं तो उसका हम देखते हैं फ्यूचर में क्या स्कोप है, कहां तक वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, कहां तक वो हमारे करियर को इम्प्रूव करेगा या हमारी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। उसी प्रकार से कहीं न कहीं हम अब जब लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, भाषा का चुनाव करते हैं, तो उसमें भी हमको ये पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज या ये जो भाषा है ये जो है कहां तक हमको इफेक्ट कर रही है, कहां तक हमको प्रभावित कर रही है और कैसे हमें अपने आगे की लाइफ को कह सकते हैं कंसीडर करने के लिए इफेक्टिव होगी। या हम कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है, जब हम इसके मीनिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर रहे थे तो वहां हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण का एक साधन है। संप्रेषण का एक साधन है तो निश्चित रूप से अगर हमें लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ेगा तो हम ये देखेंगे कि कैसे एक भाषा हमारे लिए एक संप्रेषण का काम करेगी और कितने अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज को सीख करके हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। सपोज दैट, जैसे हमने चर्चा किया था पिछले वीडियोज में कि हिंदी जो है हमारे देश की क्या है, राजभाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कुछ लोग इसे राष्ट्रभाषा के रूप में भी यूज करते हैं और कुछ ऐसी बातें होती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा को यहाँ बहुत ज्यादा हम उधर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम आपको बताते हैं कि जो संविधान में वर्ड लिखा है वो कहीं न कहीं राजभाषा उल्लिखित किया गया है, यानी कि आपके संविधान में
हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है और वहां पर आर्टिकल 343 से आर्टिकल 352, यानी कि जो आर्टिकल 343 से लेकर 352 डिफाइन किया गया है, वहां पे लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है। किस लैंग्वेज को? हिंदी को। आपके संविधान में, संविधान जब आपका निर्मित किया गया तो आपके संविधान में एक भाषा के चयन की समस्या आई कि किस भाषा को हम लोग जो है सिलेक्ट करें और किस भाषा में हम वर्किंग करेंगे जो पूरे भारत देश में मान्य है। उसमें भी बहुत विवाद हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, लेकिन फाइनली हिंदी को जो है हम लोगों ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और हम लोग बोले कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा है और पूरे देश में हिंदी की मान्यता को हम लोग कहीं कहीं उसकी प्रभुता को, संप्रभुता को कहीं कहीं स्वीकार किया। हम देख सकते हैं आर्टिकल 343(1) आर्टिकल 343(1) में यह आपको कहा गया है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है और लिपि हमारी क्या है? देवनागरी है। भाषा हिंदी और लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। यानी कि आर्टिकल 343(1) में हम लोगों ने डिसाइड किया कि लैंग्वेज के रूप में या भाषा के रूप में हम हिंदी को स्वीकार करते हैं और वहीं पर हम लोगों ने स्वीकार किया कि लिपि के रूप में हम देवनागरी के रूप में इसको एक्सेप्ट करते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन वहीं पे साथ साथ ये भी कहा गया कि 1965 तक जो है 1965 तक इंग्लिश को क्या है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश को किनारे कर देंगे और हिंदी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ये उस समय बात संविधान के समय कही गई थी। लेकिन आज के दौर में भी हम देख रहे हैं कि ना हम इंग्लिश को हटा पाए और ना हम इंग्लिश को संविधान से बाहर कर पाए। आज भी सारे कार्य वहां पे इंग्लिश में हो रहे हैं और हिंदी में भी हो रहे हैं। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जब ये हिंदी की बात हो रही थी तो उस समय ये बात हुई कि कुछ ऐसी मातृभाषाएं हैं हमारे देश में जो लोग अपना बोलते हैं। जैसे हम अपने प्रदेश की बात करें तो भोजपुरी, बिहार में भी भोजपुरी बोली जाती है। अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो तमिल है, मलयालम है, तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी है। तो जो हमारा प्रदेश है ये कई विभिन्न भाषाओं को धारण किए हुए है और कई लोग भाषा जानने वाले हैं, उनको हम बोली के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा में अगर बोलने की इच्छा होती है तो संविधान ने उनको ये दिया, अथॉरिटी या पावर दिया कि आप जो है संसद भवन में अपनी मातृभाषा में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। पूरी तरीके से उन्हें छूट दिया गया। तो जो इस प्रकार की जो छूट मिली वो कहीं न कहीं हिंदी के विकास में थोड़ा सा बाधक बनी, क्योंकि अगर मैंडेटरी हो जाता कि हिंदी में ही बोलना है तो लोग हिंदी को सीखते, हिंदी को पढ़ते और हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता और हिंदी कहीं न कहीं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक छत्रराज अपना फैला लेती, जो केवल अभी उत्तर भारत में अपना प्रभाव डाल रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हिंदी का विकास पूर्णतया नहीं हो पाया, या हमने जो कहा कि 1965 तक इंग्लिश वर्क में रहेगी, उसके बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, बैकआउट कर देंगे, वो चीज भी नहीं हो पाई। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ऐसे तमाम लोग आते गए, काम करने वाले वर्क जो हमारे कर्मचारी आए, उन्होंने अपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही स्वीकार किया
और उन्हें लगा कि हम इसमें ज्यादा कंफर्ट है काम करने में, तो आज भी ये वर्क चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है और मातृभाषा के रूप में भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से संविधान में आपके भाषा को चिन्हित किया गया और इसी हिंदी के साथ साथ 22 अन्य भाषाओं को भी 22 अन्य भाषाओं को भी संविधान में जगह दिया गया। उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं समय समय पर ऐसे आंदोलन हुए, ऐसे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हमारी भाषा को भी संविधान में जगह दिया जाए। तो सरकार को समय समय पर संशोधन करके अन्य 22 भाषाओं को भी संविधान में जगह देना पड़ा और निश्चित रूप से अभी ऐसी कुछ और भाषाएं हैं जो डिमांड कर रही हैं कि हमें संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो स्कोप ऑफ लैंग्वेज में हम ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो जब संविधान 1949 में उसको एक्सेप्ट किया गया, बनाया गया, तो कहीं कहीं जो भाषा की बात की गई तो उस भाषा के कहीं कहीं निर्माण में, एक्सेप्टेशन में हम लोगों ने हिंदी को प्रेफरेंस दिया, लेकिन कहीं न कहीं हम देखेंगे कि आज भी हिंदी उस रूप में एक्टिव नहीं है, या कह सकते हैं कि अपना प्रभाव थोड़ा नहीं छोड़ पाई है। इसका एक रीजन रहा जिसपे हम लोगों ने देखा कि कहीं न कहीं मातृभाषा को भी बढ़ावा दिया गया। इंग्लिश जो 1965 के बाद ड्रॉप आउट होनी थी, वो ड्रॉप आउट नहीं हुआ, वो कंटिन्यू चलती रही, तो आज उसको हटाना थोड़ा कठिन और मुश्किल लग रहा है। तो हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ लैंग्वेज की जब बात करेंगे तो द स्कोप ऑफ लैंग्वेज टीचिंग स्टडीज इन वाइड एंड वेरिड, यानी कि इसका जो स्कोप है लैंग्वेज टीचिंग के रूप में अगर देखेंगे, स्टडीज के रूप में देखेंगे तो वाइड एंड वेरिड है, यानी कि बहुत ही विस्तृत है, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। इसका एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट्स के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि एक केवल छोटा सा एक इसका संकीर्ण या कह सकते हैं माइक्रो इनपुट नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लिए हुए है कि जो भाषा है वो भाषा को हम किस रूप में देखेंगे और कैसे उसको देखते हैं कि वो हमारे लिए कहाँ तक हेल्पफुल हो रही है। स्कूल में, कॉलेज में अगर कोई लैंग्वेज हम सीखने जाते हैं तो हमारा ये उस पे मोटो होता है कि इस लैंग्वेज को सीख करके कहीं ना कहीं हम आगे किस रूप में अपने करियर को या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो लैंग्वेज का स्कोप है या क्षेत्र है वो अपने आप में क्या है, वाइड एंड वेरिड है, बहुत ही विस्तृत रूप में उसको हम देख सकते हैं। और निश्चित रूप से ग्रियर्सन साहब एक जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो है डिफाइन किया है कि एक भाषा के समस्त भाषिक रूप, एक भाषा के समस्त भाषिक रूप जिस क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं उसे भाषा का भाषा क्षेत्र कहते हैं। निश्चित रूप से उसे हम भाषा क्षेत्र कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि ग्रियर्सन साहब जो है ये बोलते हैं या कहते हैं, इनका अपना मानना है कि एक एरिया में जो लैंग्वेज या जो भाषा बोली जाती है उसे हम कहीं न कहीं भाषा क्षेत्र के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम अपने भारत देश की कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं भाषा है, बोली है। जैसा एक सिंपल सी कहावत है कि 3 कोस पे पानी बदले, सॉरी 1 कोस पे पानी बदले 3 कोस पर बानी, यानी कि एक जो गांव की कहावत है कि हम जैसे देखते हैं कि हम कुछ दूर पे जाते हैं तो पानी का टेस्ट बदलता है, थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमारी बोली और भाषा बदल जाती है। यानी कि जिस बिहार में भोजपुरी बोली जाती है वहां पे एक लोकल लैंग्वेज मैथिली भी बोली जाती है, जो कि बिहार राज्य की अपनी एक मूल भाषा है। निश्चित रूप से मैथिली वहां की मूल भाषा थी और मूल बोली थी, लेकिन भोजपुरी ने उसको क्या किया, ओवरराइड किया, उसको ऊपर कहीं न कहीं भोजपुरी को महत्व मिला और भोजपुरी बोली जाने लगी। हमारे यूपी में कहीं न कहीं अवधी भाषा का प्रयोग है, पश्चिम में जाएंगे थोड़ा खड़ी भाषा का प्रयोग होगा।
जब हम उत्तर से साउथ की तरफ निकलेंगे तो वहां तमिल और मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। लैंग्वेज, स्कोप ऑफ लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि जगह जगह जो भाषाएं और बोली जाती हैं, जो बोली या भाषा बोली जाती है, वहां निश्चित रूप से ग्रेडसन साहब जो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो एक भाषा के समस्त भाषिक रूप जिस क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, इनका कहना है कि अगर एक सेक्टर में, एक क्षेत्र में एक प्रकार की कोई बोली या भाषा बोली जा रही है, यूज की जा रही है, कम्युनिकेट की जा रही है, तो उस क्षेत्र को जो है हम लोग भाषा क्षेत्र के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये इनका अपने कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी के साथ जब हम देखते हैं कि जब हम स्कोप की बात करते हैं लैंग्वेज के, तो हमारा जो मानना है, जो हमने अपनी थिंकिंग डेवलप किया, समझा है, तो निश्चित रूप से ये देखा और जाना है कि हम कोई भाषा क्यों सीखते हैं। अगर हम भारत देश में हैं तो हमें यहाँ की वर्किंग स्टाइल को पता होगा, कम्युनिकेट कैसे करना है वो पता होगा। किस भाषा को हम सीख लेंगे तो कहीं न कहीं अपने आप को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। हम अपनी जॉब स्किल को इंप्रूव करने के लिए किस लैंग्वेज की हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे हम यहाँ पर बार बार कहें यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पर आती है कि कैसे किस लैंग्वेज की यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट ज्यादा है जिस सेक्टर में, वहां पर हम लोग उसको क्या है एक्सेप्ट करते हैं और उस क्षेत्र में उस भाषा को सीखने का प्रयास करते हो, चाहे कोई देश हो या कोई क्षेत्र हो या कोई राज्य हो, निश्चित रूप से उसको हम एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जैसे आप साउथ में जाएंगे, साउथ में आप तमिलनाडु में आपको सिखाया जाता है, आपको तमिल भाषा वहां बोली जाती है। वहां कोई हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, वो तमिल भाषा सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमें तमिलनाडु में रहना है तो निश्चित रूप से हमें तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर तमिल लैंग्वेज उसे नहीं आती है तो उसे हर स्टेशन पे, हर कहीं कहीं चौराहे पर, मार्केट में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जो है उसका क्या है, बाधित हो जाएगा। और सीधी सी बात है कि हमने पिछले ही वीडियोस में ये डिफाइन किया था कि इस पृथ्वी पर मैन ही एक ऐसा सोशल एनिमल है जिसके पास क्या है, अपनी बोली और लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, जिसके अकॉर्डिंग वह अपने इमोशंस, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और कहीं न कहीं सामने वाले से अटैचमेंट होता है। अगर हम इन चीजों को सीरियसली या इजी वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ एक जो अटैचमेंट होगा सामने वाले से, वो क्या होगा, ब्रेकअप होगा और निश्चित रूप से फिर हमें आगे काम करने में दिक्कत होगी। तो हमने ये कहा कि तमिल बोलने वाले क्षेत्र में चाहे किसी भी प्रकार के लोग रहने वाले हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग तमिल सीखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये भाषा हम नहीं सीखेंगे तो हम इस राज्य में दिक्कत में आ जाएंगे, महसूस करेंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बगल में केरल राज्य है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तो उस सेक्टर में रहने वाले लोग कहीं न कहीं मलयालम सीखते हैं। आप अपने उत्तर भारत की बात करें, अगर यहाँ देख सकते हैं तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कहीं न कहीं चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या हिंदू मुसलमान हो, निश्चित रूप से वह क्या करता है, हिंदी या हम कहें उपबोली के रूप में कुछ जगहों पे भोजपुरी और अवधी को एक्सेप्ट करता है। अगर आप राजस्थान साइड से बिलोंग करते हैं तो वहां पे मेवाड़ी भाषा को यूज करते हैं, मारवाड़ी भाषा को यूज करते हैं। तो कहीं न कहीं अपने उत्तर भारत में किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन वो हिंदी को प्रेफर करते हैं। साउथ में देखेंगे तो तमिल और मलयालम को प्रेफर करते हैं। और पूरे देश में कहीं न कहीं अगर हम देखें, जो हमारी एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, तो इंग्लिश को भी हर स्कूल कॉलेज में सिखाया जा रहा है और लोग उसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं,
क्योंकि आज पूरे देश में, पूरे कंट्री में, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो है, कहीं कहीं इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है जो कम्युनिकेशंस का सबसे इजी माध्यम है, संप्रेषण का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इंग्लिश को भी सीख रहे हैं। टूटी फूटी भाषा में भी अगर हम इंग्लिश में अपनी बात कर सकते हैं तो हो सकता है सामने वाला सीख ले, समझ ले, और उससे कहीं कहीं हमारी अपनी जो वार्ता है, कम्युनिकेशन है, वो एक बेहतर हो सकता है। तो जो भाषा है, भाषा का जो स्कोप है, वह इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि यह डिपेंड करता है कि वह कितना जो है रिलायबल है, कितना कम्युनिकेटिव है, कितना इजी वे में अपनी बातों का कहने का एक माध्यम है। उसी बिहाफ पर हम जो है लैंग्वेज के स्कोप को देख सकते हैं या इसके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो है हम ये देखेंगे कि इंग्लिश क्या है आज के दौर में, जैसे हमने कहा कि भारत देश में 1965 तक ही संविधान में था कि हम इंग्लिश को यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे ड्रॉप आउट कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। तो उसका रीजन था कि कहीं ना कहीं यह जो लैंग्वेज है एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपनी रिलायबिलिटी और अपने कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आज ये पूरे वर्ल्ड वाइड रूप में कहीं न कहीं इसको यूज किया जा रहा है, और खुद भारत भी इससे जो है निजात नहीं पाया। हम लोग अंग्रेजों को तो अपने यहां से निकाल बाहर किए, क्रांति किए, आजादी के लिए लड़े, बट अंग्रेजी भाषा को कहीं हम लोग नहीं निकाल पाए। और आज हम लोग अंग्रेजी भाषा को एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसे पूरी तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इवन आज के दौर में हम लोगों ने देखा है कि जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है वो ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में हो सकता है इस देश में भी इंग्लिश को हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करने लगे, और बाकी इस देश की जो मूल भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल मलयालम हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, चाहे वो मारवाड़ी भाषा हो, तो कहीं न कहीं मराठी भाषा हो, वो सभी भाषाएं सेकेंडरी लेवल पर यूज होती रहेंगी। तो ये जो एक लैंग्वेज की बात हमने कहा कि इसका स्कोप कैसे डिफाइन हो सकता है, तो उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो कहीं न कहीं से आप ये देखेंगे कि जो भाषा का यूज है, भाषा का जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी जो यूटिलिटी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पर हम भाषा को डिफाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि आप लोग देखेंगे कि जो आगे कह सकते हैं कि एक टॉपिक आपको हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो लैंग्वेज स्कोप ऑफ लैंग्वेज है, स्कोप ऑफ लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे कि जैसे हमने इसको बोला कि वाइड एंड वेरिड है, और ग्रियर्सन साहब ने इसे बोला कि जो एक भाषा क्षेत्र में बोली जाती है उस आधार पर हम कहीं न कहीं इसको इसके महत्व को डिफाइन कर सकते हैं, इसके स्कोप को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि स्कोप ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत निश्चित रूप से हमने हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया, राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी आज कहीं कहीं जो उसका वो दर्जा है वो पूरी तरीके से उसको प्राप्त नहीं हो पाया है। उसकी भी कुछ कमियां रही हैं। उसके कहीं के जो साहित्यकार लोग हैं जो हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, वो खुद ही विभिन्न मतों में बटे हुए हैं, और विभिन्न मतों में बटे होने की वजह से वो लोग इसको कहीं न कहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं इसको बढ़ावा देने में असफल हो गए हैं। हमने देखा कि है कि वो खुद ही कहते हैं कि केवल खड़ी बोली के रूप में हम इसे यूज करते हैं, हम उसमें भोजपुरी को हटा देते हैं, अवधी को हटा देते हैं। तो जो हिंदी का विकास होना चाहिए था उस लेवल पर हिंदी का विकास नहीं हो पाया है, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक जो मेंटलिटी आम समाज में बन गई है कि हिंदी सीखने वाला, हिंदी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं कहीं बैकवर्ड माना जा रहा है, और जो ये हीनता समाज में बोई गई है, जो बीज डाला गया है, वो कहीं न कहीं हमारे हिंदी सब्जेक्ट को या हमारे हिंदी विषय को या भाषा को कहीं न कहीं पीछे ले जा रहा है। आप ये देखेंगे इस देश की जो एक सबसे बड़ी मूल भाषा संस्कृत थी, संस्कृत भी इसी तरह से कहीं न कहीं आज अपना अस्तित्व
केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक सिलेबस या करिकुलम के रूप में रह गई है। उसका जो यूज था समाज से वो धीरे धीरे खत्म हो गया, हट गया। उसे केवल एक व्यक्ति विशेष के रूप में कहीं न कहीं यूज किया जा रहा है कि उसे केवल मंदिरों में, पूजा घरों में केवल मंत्रोच्चार के लिए बस हम यूज करते हैं। बाकी संस्कृत न कहीं बोलचाल में रह गई है और न ही कहीं भी समाज में उसकी यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। तो जो इस देश की मूल भाषा थी, कहीं कहीं आज वह अपने रिक्वायरमेंट और यूटिलिटी की कमी की वजह से धीरे धीरे वो पीछे हो गई। हिंदी को हम लोग इस देश का राजभाषा माने, लेकिन कहीं कहीं हम लोग देखे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इसी देश में रहने वाले क्षेत्र विशेष के लोग हिंदी को कहीं न कहीं दोहरी कह सकते हैं कि एक दोहरे मापदंड पे उसको मापते हैं, जिसकी वजह से उसको कहीं न कहीं एक्सेप्ट करने में उन्हें दिक्कत होती है। और इस देश में आप जब इतिहास पढ़ेंगे, भौगोलिक परिक्षेत्र का अध्ययन करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि भाषा के आधार पर ही इस देश में बंटवारा हुआ है, राज्यों का बंटवारा हुआ है। तो निश्चित रूप से जब जिस देश में इतनी छोटी छोटी संकीर्णता से भरे हुए लोग हैं, जो भाषा को एक्सेप्ट करने का कौन कहे उस पर डिबेट करते हैं और अपने अलग अलग रीजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, जैसे अभी आपको देखेंगे कई आंदोलन चल रहे हैं और पिछले कई आंदोलन के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र का गुजरात का रहा हो, चाहे वो तेलंगाना का रहा हो, चाहे अभी गोरखालैंड की जो डिमांड हो रही है वो भी कहीं न कहीं भाषाई आधार पर ही डिमांड हो रही है। तो केवल हम लोग भाषा को निश्चित रूप से एक क्षेत्र के रूप में डिवाइड करके उसकी संकीर्णता को बढ़ा रहे हैं। हमें किसी भी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से उसके व्यापक स्तर को देखना पड़ेगा, उसके व्यापक पैमाने को देखना पड़ेगा। हम लोग हिंदी को बढ़ावा दें, चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट को बढ़ावा दें, निश्चित रूप से हमें देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यूटिलिटी क्या है। उन चीजों पर आगे हम कहीं न कहीं भाषा को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इंग्लिश जो है आज पूरे केवल ब्रिटेन या इंग्लैंड की भाषा ना करके एक ग्लोबलाइजेशन के रूप में इसको देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूज हो रही है। तो कहीं न कहीं इसका जो एक सिंपल आधार है, एक जो कम्युनिकेशन का सिंपल ग्रामेटिकल इसका जो पोर्शन है, तो उन सब चीजों के आधार पर सीखने में कहीं न कहीं हम लोग देखेंगे कि ये इजी में पड़ रहा है, तो इसको हम लोग यूज ज्यादा कर रहे हैं। और जो एक मेंटलिटी अभी हमने डिस्कशन में बोला कि जो समाज में इंग्लिश बोलने वाले की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, कहीं न कहीं उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग बेहतर मान लेते हैं, उसके नॉलेज को बेहतर मान लेते हैं बिना जज किए हुए कि क्या यह वास्तव में ऐसा कर पा रहा है कि नहीं। तो देखेंगे कि जो ये चीज है ये निश्चित रूप से इसी पे बेस करती है कि हम उसको कहाँ तक यूज करते हैं या किस रूप में उसे डिफाइन करते हैं। और कहीं न कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट जो है या इंग्लिश जो लैंग्वेज है आज ये वर्ल्ड वाइड एरिया में कहीं न कहीं यूज की जा रही है और पूरी दुनिया में लोग इसको यूज करते हैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स के रूप में। कहीं न कहीं इसे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये जो है आज कहीं न कहीं अपनी व्यापकता, अपनी प्रभुता, अपनी समृद्धता को बढ़ा रही है। तो लेकिन कम से कम हमें यहाँ एक सोचने का ये जरूरत है कि अपने देश में अगर हम किसी सब भाषा को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किए हैं तो उसको कहीं न कहीं हम धीरे धीरे उसकी व्यापकता को बढ़ाना चाहिए। और जो सरकार समय समय पर वो कहीं न कहीं उसको कर भी रही है और उसके लिए आप देखेंगे 14 सितंबर दिवस को रूप में हम लोग मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यक्रम होते हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेक्टर में और इवन यहाँ तक कि किसी भी जगह पर अगर आप देखेंगे तो उसको यूज करने की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे इसकी व्यापकता, इसकी संप्रभुता बढ़ेगी और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो इसका स्कोप है, जो इसका क्षेत्र है वो विकसित होगा। और हिंदी एक ऐसा भाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि इसके साथ जो अन्य बोलियां जुड़ी हुई हैं उनका भी विकास होगा। और कह सकते हैं कि ये कोई एक ऐसी भाषा नहीं है कि जो भेदभाव की बात करती है, ये समग्र रूप से इस देश को एकता, विभिन्नता में एकता की बात करती है, जोड़ने का काम करती है। और इस लैंग्वेज को हम कहीं न कहीं कंटिन्यू करके इसके इम्पोर्टेंट को बढ़ा करके, इसकी महत्ता को बढ़ा करके हम इसके विकास की बात कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन हम जैसे इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज हो रही है तो हम उसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं।
क्षेत्रीय भाषाओं का भी अपना महत्व है, तो कहीं न कहीं उनको भी हम समय समय पर इसको जो है देख सकते हैं और यूज करते रहते हैं। तो अभी जिन बातों को हमने देखा कि स्कोप ऑफ लैंग्वेज में, आज हम लोगों ने ये चर्चा किया, डिस्कस किया कि लैंग्वेज का जो क्षेत्र है या लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ तक है, कैसे है। एक समग्र रूप से हम लोगों ने डिस्कशन करने का प्रयास किया कि भाषा जो है कहीं न कहीं अपने यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट के आधार पर ही उसकी क्या है संप्रभुता और प्रभुता की बात होती है। और हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि भाषा जो है ये कैसे कैसे अपने स्तर बढ़ाती है और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाती है। ओके, थैंक यू डियर।